कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत विभाजन के बाद आवाज आ रही है। यस सर। तो भारत विभाजन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी उसके बारे में देखा था। फिर लाहौर से कुछ लोग अमृतसर हॉकी का मैच देखने के लिए आए थे और वो लोग आए थे, उस गलियों में घूम रहे थे। हॉकी मैच देखना केवल एक बहाना भर था, क्योंकि इन लोगों को अपने टूटे हुए घर भी देखने थे, उस गलियों को देखना था जहाँ पर वो घूमते फिरते थे, उस बाजार को देखना था जहाँ पर वो घूमते थे। यानी कि अपनी जो ज़मीं है उसको छोड़ के जाना भी एक दुख होता है और उसके बाद उसको कभी नहीं भूला जाता है। जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो जन्मभूमि जो है उसे कोई नहीं भुला सकता। आप कहीं भी अमेरिका में चले जाए, कहीं भी चले जाए, किसी यूरोप अफ्रीका कहीं भी चले जाए, किंतु आपकी जो जन्मभूमि है, आपका जो गांव है जहां पर आपका जन्म हुआ है, वो स्थान आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो लोग एक तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई गले मिल रहे थे, ठीक है, और कहीं कहीं वाक्य सुनाई देते थे कि इन लोगों ने इसको जला दिया, इसको नहीं जला दिया, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो बांस का बाजार है उसमें कैसे आग लगी थी और आग से पूरा शहर एक तरह से जल जाने की नौबत आ गई थी। फिर बाद में उस आग पे काबू पा लिया गया था। आइए अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे। यानी जो बांसा का बाजार है, उस बाजार में कोई लोग ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो लोग तो गए ही नहीं यहाँ से, क्योंकि यहीं पर वो शहीद हो गए, मतलब कि उसी आग में वो जल के मर गए थे। और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं रही थी। यानी कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जिस स्थान पे जाने से दिल जो है वो घबराता है, वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है, वो उस दृश्य सामने आ जाने के कारण उस स्थान पे हम नहीं जा सकते हैं। तो सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। अब देखिए धीरे धीरे एक पात्र आ रहा है। हमने कहानी की शुरुआत, कहानी के तत्व के बारे में जब बात की थी तब हमने कहा था कि कहानी जो है वो जिज्ञासा वृत्ति से आरंभ होती है, एक जिज्ञासा होती है, वर्णन से आरंभ होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से शुरुआत में लेखक ने वर्णन दिए। अब वो उस पात्र पे आ रहे हैं कि जहां पर एक बूढ़ा मुसलमान जो है वो उस गली में आ रहा है। बाई तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाए वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अब देखिए, जैसे हमने देशकाल वातावरण की चर्चा की थी, तो देशकाल वातावरण के बारे में अगर हम बात करें तो वो उस समय का वातावरण होता है, उस स्थान का वातावरण होता है। तो आप देखिए कि वो गली है, गली में बच्चे खेल रहे हैं। आप कहीं भी गलियों में जाएंगे तो कई बच्चे खेलते हैं। कई जगह यहाँ पर बताया कि एक दूसरी स्त्री को गालियां दे रही थी, यानी कि जोर जोर से दो स्त्रियां जो थी वो झगड़ा कर रही थी। तो ये जो स्थिति है उस समय की उस गली की, वो हुबहू हमारे सामने लेखक जो है वो ला रहे हैं। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। आप बदल जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, सूट बूट में आ जाएंगे, किंतु जैसे ही आप बोलेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि आप कहाँ के हैं। ठीक है, तो सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। वातावरण बदल गया, यहाँ से लोग वहाँ से चले भी गए, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो बोलियां थी वो नहीं बढ़ी। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा, संवाद जैसे अपने से भी वो कहते हैं कि अपने से कहा, और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने पुचकारा, इधर आ बेटा, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ।
चिज्जी मतलब कोई चीज़, ठीक है। जैसे कि बच्चों को बुलाना चाहते हैं, बच्चों को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जो हम उसको कहते हैं कि ले बेटा चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे एक लालच दे रहे हैं। बच्चे जो है, हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, तो हम बचपन जो है वो लालची होता है। कोई अगर कोई चीज़ देता है तो वो लेने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभार अपनी चीज़ें हो अच्छी नहीं लगती, दूसरों की चीज़ें पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, यानी कि बच्चा जब अनजान आदमी को देखता है तो रोता है, तो फिर भी वो चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसी तरह ओंठ बिसुर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बांह से पकड़कर गली में ले चली। यानी कि एक बच्ची आई और उस बच्चे को लेकर चली गई। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बांह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। बच्चे को जब वहाँ दूसरी जगह जाना होता है या नहीं जाना होता है तो वो अपनी बाह को छुड़ाने लगता है, बच्चा है। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, कह रही हूं चुप कर। अब देखिए, ज़्यादातर माँ जो होती है बच्चों को किस प्रकार से चुप कराते हैं, हम डर दिखाते हैं, किसी भी चीज़ का उसको डर दिखाते हैं। बच्चे को आप डर दिखाएंगे, आप घણા બધા છોકરાઓ એને કહી કોઈ એવા વ્યક્તિનો ડર બતાવવામાં આવે कि સુઈજાની तो બાવો આવશે। बाવો मतलब कोई जटाधारी, कोई गाठी वाला पुरुष होता है, वो आता है, तो बच्चे के अंदर एक इमेज क्रिएट होती है, एक शब्दों की इमेज क्रिएट होती है। जब भी आप उसको ऐसा कहेंगे वो भाग के घर में चला जाएगा। तो बच्चे को शुरुआत से, बचपन से ही ऐसी डर जो है उसके मन में घुसाया जाता है, जिसके कारण वो बाद में जब तक आपको गिरनार में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे साधु मिल जाएंगे, ऐसे बाबा मिल जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि बाबा है, यानी कि जो बाबा है उससे डरना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, इस बच्चे को पहले से सिखा दिया गया है, ठीक है, कि मुसलमान जो होते हैं, और हम भी ज़्यादातर यही सोच रहे हैं, ठीक है, कि जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें मुसलमान ज़्यादा होते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। और ये जो है वो उसी चीज़ को लेखक जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लड़की जो है वो कह रही है कि तू चुप कर, नहीं तो वो मुसलमान जो है वो पकड़ कर ले जाएगा। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया, क्योंकि वो बच्चा जो था वो उसकी बहन जो थी वो लेकर चली गई। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपने बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उजड़े झर्रों को देखता रहता, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। यानी कि वो उस बस्ती को देख रहा है, उस बस्ती की दुकानों को देख रहा है, उस वातावरण को देख रहा है, और जैसे कि उसने देख रहा है कि थोड़ा बहुत बदलाव हो चुका है, ठीक है, और उसके मुंह से फिर निकल जाता है या मालिक, यानी कि वो निश्वास होता है उसको, जो ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया था। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? कोई अनजान आदमी गली के नुक्कड़ पे खड़ा होता है तो कोई स्वाभाविक है, कोई पूछ लेता है कि क्यों खड़े हैं, कहाँ जाना है। बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की कंपी महसूस हुई। उसने ओठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। यानी कि देश का बंटवारा हुआ है, किंतु जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसका बंटवारा कभी नहीं होता। तो 7.5 साल पहले जो ये छोटा बच्चा था आज बड़ा हो गया है, किंतु ये जो बुढ़ा मुसलमान है उसे पहचान लेता है
आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। बुड्ढे ने कहा, मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। देखिए, जो विभाजन हुआ उसके 6 महीने पहले इन्होंने नया मकान बनाया था। उनका लड़का का नाम चिरागदीन था और वो दर्जी था। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे पात्र जो है वो खुल रहे हैं। अब देखिए, हमने देखा था जब चरित्र चित्रण की चर्चा कर रहे थे कि पात्र जो है वो संवादों के माध्यम से खुलते हैं, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है। तो आप देखिए कि 2 लोग यहाँ पर संवाद कर रहे हो और उसमें से चिरागदीन जो है वो आ रहा है। तो इस प्रकार से पात्र जो है वो खुलते जाते हैं। ओ घनी मियाँ, मनोहरी ने पहचान कर कहा। उन्हें पहचान लिया। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का घनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बेबी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत देख लूँ। ठीक है, जो बच्चों को, बेबी बच्चों को या उसके बेटे को छोड़कर वो गया था, वो अब तो नहीं दिखेंगे, नहीं मिलेंगे, किंतु वो मकान जो है, जो अपना मकान है, पुश्तैनी जो मकान है, उसको एक बार देख लूँ तो एक आत्मसंतोष की भावना अगर मिले। बुड्ढे ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। यानी कि वो याद आ गई, उसके बेटे की याद आ गई, उस बच्चों की याद आ गई, उस पीढ़ी की याद आ गई। इसीलिए एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस स्थिति में उसे छोड़कर चला गया था अब वो नहीं मिलेंगे। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोहरी के स्वर में संवेदना भर आई, यानी कि अब उसको संवेदना आ रही है इसके प्रति। हाँ बेटे, यह मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी, यानी कि क्या हुआ है, अटक जाता है। कहते हुए उसे एहसास हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। ठीक है, और ये जो उसकी याद जो है वो उसे बच्चों की और आंसू उसके आंखों में आ जाते हैं, आंसुओं को बह जाने देता है। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोहरी ने गनी मियाँ की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। ठीक है, और वो मनोहरी जो है वो गनी मियाँ को अपना घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है।